हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन है। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ आईआईटी दिल्ली से। आज हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे और इन लॉज ऑफ मोशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए। तो न्यूटन ने तीन लॉज ऑफ मोशन दिए थे। इन लॉज में उसने किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है और उसके मोशन को के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन किया था इन तीनों लॉज की मदद से। तो ये तीनों लॉज को हम पहले शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं। यही फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ बहुत सिंपल है। Force is the product of mass and mass into acceleration. Force is equals to mass into acceleration. This is second law. And third law is for every action there is equal and opposite reaction. अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं, हम वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल हम पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सेम मैग्नीट्यूड की सेम मैग्नीट्यूड होगा। कोई भी एक्शन है तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। आइए अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का यही मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा और कोई बॉडी मोशन में ही है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है। और जो बॉडी जो होती है उसकी कोई भी बॉडी है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को अपोज के चेंज को अपोज करती है। अगर हम कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। वो अपोज करेगी कोई उस पर फोर्स लगा के उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा। तो इट विल ट्राई टू रजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। Hence, the first law of motion is also known as law of inertia. फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जितना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी के मोशन के स्टेट में उस बॉडी के स्टेट में चेंज लाने के लिए। और इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करती है। अगर मास ज्यादा होगा तो बॉडी की इनर्शिया ज्यादा होगी। सो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आइए अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। पहला है कि अगर आप सपोज आप किसी व्हीकल में है, कार या बस में, और आप उसके अंदर बैठे हुए हैं और और वो व्हीकल जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो जब और सपोज सडनली आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं एकदम सडनली, तो आप महसूस करते होंगे कि जो आप जो है आप पे एक जर्क महसूस करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप ऐसे फॉरवर्ड मूव करने लगते हैं, जर्क होता है। तो ये क्यों होता है? तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की मदद के कारण होता है। जो जो व्हीकल है उस पे तो हम फोर्स लगाते हैं तो वो रुक जाता है, लेकिन हमारा जो बॉडी है उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हमारा बॉडी इनिशियली मोशन में था तो वो उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण वो अभी भी मोशन में रहना चाहेगा। तो इसलिए, और गाड़ी तो रेस्ट पे आ गई है तो इसलिए हम जर्क महसूस करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू इनर्शिया इनर्शिया ऑफ मूवमेंट। क्योंकि पहले इनर्शिया, अब इनिशियली हम मूव कर रहे थे तो हम इनर्शिया के कारण बाद में भी मूव करना चाहेंगे, इसलिए हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क महसूस करते हैं। सिमिलरली सपोज आप कोई व्हीकल में है जो इनिशियली रेस्ट पे है, तो अगर वो रेस्ट पे और वो अचानक स्टार्ट करती है मूव करना, तो हमारी क्या टेंडेंसी है? हमारी इनर्शिया के कारण हम रेस्ट पे रहना चाहेंगे, हम आगे नहीं मूव करना चाहेंगे। तो गाड़ी तो लेकिन आगे मूव करने लगेगी, तो इसलिए हम एक जर्क महसूस करेंगे पीछे के डायरेक्शन। सो दैट्स इट। इसके और भी कई एग्जांपल्स है। सपोज कि जैसे कि आप ये दूसरा वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप सपोज कोई कार या बस से बाहर की ओर जंप करते हैं। तो जब आप जंप करते हैं तो जो हमारी फीट है, जो हमारे पैर है, वो जो नीचे पोर्शन है बॉडी का, वो तो रेस्ट पे आ जाता है। जैसे ही वो तो रेस्ट पे आ जाता है जैसे ही हम नीचे जंप करके ग्राउंड को टच करते हैं, लेकिन हमारा जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो वो
वो बस में था या जो भी व्हीकल में था वो मूव कर रहा था, तो हमारे अपर बॉडी की टेंडेंसी है अभी भी मूव करने की। तो हमारा नीचे की वाला बॉडी जो है, वो नीचे लेग्स जो है वो तो स्टिल हो गया, लेकिन हमारे अपर बॉडी में अभी भी मूवमेंट की टेंडेंसी है ड्यू टू इनर्शिया। इसलिए हम जैसे ही जंप करते हैं तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं इन द डायरेक्शन विच वी वर मूविंग। तो ये भी इनर्शिया के कारण होता है। कुछ और एप्लीकेशंस है, जैसे कि आप अगर कोई भी अगर ट्री है, उसके अगर आप किसी ब्रांच को शेक करते हैं, उसे हिलाते हैं, तो उसके जो फल होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फल जो था इनिशियली रेस्ट में है, उसकी टेंडेंसी है अभी भी रेस्ट पे रहने की, लेकिन हम ब्रांच को मूव कर रहे हैं तो वो लेकिन मूव नहीं करना चाहेगा, वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, इसलिए वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। सिमिलरली एक और इसके एप्लीकेशन है कि आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। आप कोई एक ग्लास लीजिए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ग्लास लीजिए, उसके ऊपर कुछ ताश की पत्ती या फिर एक पतला सा कार्डबोर्ड रखिए और उसके ऊपर आप कॉइन रखिए और आप अपने थंब के फिंगर के स्ट्रोक के मदद से इसे उड़ाने की कोशिश कीजिए इस ताश की पत्ती के। तो आप देखेंगे कि जो ताश की पत्ती है वो तो मूव कर जाती है, लेकिन जो कॉइन है वो उसके साथ नहीं मूव करता, वो डायरेक्टली नीचे गिरता है ग्लास में। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉइन जो है इनिशियली रेस्ट में था, वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा, वो ताश की पत्ती के साथ आगे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली नीचे ही गिरेगा। सो दैट इट। और इसका एप्लीकेशन है कि अगर मान लीजिए कोई कार है, इफ अ कार इज मूविंग फॉरवर्ड इट विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड अनलेस फ्रिक्शन और द ब्रेक्स इंटरफेयर विद इट्स मूवमेंट। अगर कोई कार है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसी में मूव करना चाहिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी फ्रिक्शन या हम ब्रेक्स नहीं लगाए। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आइए अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में जानते हैं। तो according to Newton's second law of motion, the net force experienced by a body is directly proportional to the rate of change of momentum. तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी भी बॉडी पे जो फोर्स बॉडी जो एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, कि मोमेंटम किस रेट से चेंज कर रहा है, तो जो फोर्स है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यही यहाँ दिया हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज dp बाई dt। मोमेंटम का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu। v फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की और u इनिशियल वेलोसिटी, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mvu माइनस mv माइनस u अपॉन t, अगर हम m कॉमन ले लें। और हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो फोर्स इक्वल्स टू के एम ए। अगर हम कांस्टेंट को के को 1 ले तो अब वी विल गेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आइए अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज किकिंग अ बॉल, पहले हम बॉल किक करने का एग्जांपल। सपोज हम किसी बॉल को अपने लेग्स या हैंड से किक करते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा हम किक करेंगे उतना दूर वो, जितना ज़्यादा फोर्स से हम किक करेंगे बॉल उतना दूर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग उसके तो उस पर उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब वो और ज़्यादा दूर जाएगा। तो इसलिए अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो बॉल ज़्यादा दूर जाता है। दूसरा आप एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें पता है कि अगर कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, वो बॉल को कैच करता है, तो वो बॉल कैच करते समय अपने हैंड्स को पीछे ले जाता है बॉल कैच करने टाइम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करता है वो? तो इससे क्या होता है एग्जैक्टली, वो अपने हाथ पे जो उसके फोर्स लग रहा है वो उसे कम करता है। कैसे? तो हमें पता है फोर्स क्या के प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो जब वो हाथ को पीछे मूव कर रहा है तो वो मोमेंटम के चेंज होने के टाइम को इंक्रीज कर रहा है।
हाथ को ऐसे पीछे ले जाते समय, तो वो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, तो वो टाइम को इंक्रीज कर रहा है। तो फोर्स क्या होगा, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स जो उसके हाथ को लगेगा वो उसे कम लगेगा, इसलिए उसके हाथों में चोट नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाट इट इज। तीस और एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन, अगर आप कार्ट को फोर्स पुश कर रहे हैं तो आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा। या फिर अगर हम रॉकेट प्रपल्सन की बात करें तो जो रॉकेट पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे निकलता है, तो अगर हम जो गैसेस जो फ्यूल रिलीज हो रही है उसकी चेंज इन मोमेंटम को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम उसका निकाल लें तो उससे हम फोर्स रॉकेट पे जितना है वो हम निकाल सकते हैं। इनिशियली जो गैसेस है उनका उनकी वेलोसिटी जीरो है, फाइनली अगर हम उनकी वेलोसिटी निकाल ले तो हम उसके मदद से जो फोर्स लग रहा है रॉकेट पे ये हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का से रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत हैं। आइए अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर इंस्टेंस, जब आप चेयर पे बैठते हैं तो आपका बॉडी नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, तो चेयर जो है वो आपकी तरफ एक इक्वल फोर्स लगाता है और इसलिए चेयर कोलैप्स नहीं करता। सपोज आप चेयर पे फोर्स लगाते हैं तो वो तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट चेयर आप पे एक इक्वल फोर्स लगाता है जो कि इसे बैलेंस कर देता है। तो दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट। फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पे। फोर्स हमेशा पेयर्स में आएंगे, अगर आप एक्शन लगा रहे हैं तो उसका रिएक्शन जरूर होगा सेम। आइए हम इसके कुछ एप्लीकेशन सब देखते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो पहला सिग्निफिकेंस है वॉकिंग। आप जब वॉक करते हैं तो इसमें एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण आप वॉक कर पाते हैं। आप ग्राउंड पे, ऐसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आप अगर ग्राउंड पे पीछे डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं चलते टाइम, तो ग्राउंड आप पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसकी मदद से आप मूव कर पाते हैं। वही यहाँ दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप किसी बोट में रो कर रहे हैं, रोइंग, तो आप ये पैडल की मदद से आप वाटर को पीछे डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो जो वाटर है वो देन बोट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसके कारण बोट मूव कर पाता है। सिमिलरली अगर आप किसी वॉल पे फोर्स लगा, वॉल पे अगर आप अपने हैंड्स को हिट करते हैं तो आपको महसूस क्या होगा कि आपको बहुत दर्द होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप वॉल पे अपने हिट करते हैं तो आप वॉल पे फोर्स लगाते हैं, तो वॉल आपके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है और इसलिए आपको दर्द होता है। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा आपको चोट लगेगा। सो इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। थैंक यू।